वहाँ पर हमने जो हॉस्टल एलिमेंट था, नागा हॉस्टल एलिमेंट जो चाइना से ट्रेन होकर आते थे, और कुछ एलिमेंट जो मणिपुर के थे हॉस्टल एलिमेंट, उनके बरखिलाफ पलटन ने बहुत जानदार कार्रवाई की थी और पलटन को ऑनर बटालियन का खिताब मिला था। 2 साल लगातार उस डिवीजन में ऑनर बटालियन घोषित की गई थी पलटन। तो ये बैकग्राउंड होते हुए जब ईस्टर्न कमांड के अंदर था ये ऑपरेशन और कमांड हेडक्वार्टर हमारी पलटन के शब्द को जानता था, इसलिए हमारी पलटन को खास तौर पे इस ऑपरेशन के लिए चुना गया और हमने इसको बहुत भारी, हमारे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह साहब MC, उन्होंने बहुत भारी को एक सम्मान समझा कि पलटन को बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी बहादुरी दिखाने के। अभी आपने पूछा है कि वो रात कैसी थी। वो रात साहब क़यामत की रात थी। वो रात थी डू और डाई की, क्योंकि ये पहला हमला था हमारी तरफ से। ये हमारे जज्बा था कि हमला किसी भी सूरत में भारी से भारी कुर्बानी देनी पड़े तो हमला फेल नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान की जो पलटन की हुई वो भी यही सोच रहे होंगे कि पहली झड़प है हिंदुस्तान के साथ, दे शुड आल्सो पुट देयर फुट फॉरवर्ड। तो दोनों तरफ बाद में पता लगा, एक तरफ एक गार्ड उसको अचम हम बोलते हैं और हमारे ट्रुप्स ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, भिंड, मुरैना, फरुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, इस इलाके के हमारे ट्रुप हैं। और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष की जितने क्लासेज हैं, कुछ चुने हुए, कुछ गुजरात से और कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, ऐसे ट्रुप से चुने हुए जो ट्रुप्स हैं और बड़ी बहादुर कौमों से ताल्लुक रखते हुए हैं, वो इस बटालियन की फॉर्मेशन थी। तो उस तरफ 4 फ्रंटियर फोर्स लगी हुई थी, जो बाद में हमें पता लगा। जब उन्होंने सरेंडर किया उसके बाद पता लगा कि उधर 4 फ्रंटियर फोर्स थी। वो आपने उनको लिखते हैं अपने ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम लिखते हैं अष्टमान हिली, वो लिखते थे 52। उस पलटन को 52 अवार्ड मिले हुए थे। आप समझ लें कि ये जो महारथियों का टकराव था, इट वॉज बैटल ऑफ ग्लैडिएटर्स, टाइटन्स। तो हमें यह था कि किसी भी तरह से हमला फेल नहीं होना चाहिए। तो सब वो कीमत की बात ऐसी थी, आमने सामने खड़े थे, मौत और जिंदगी के बीच में सिर्फ 800 या 900 गज का फर्क, या हम नहीं या वो नहीं। तब इन्फेंट्री की लड़ाई इस तरीके से होती है कि जब आखिर में जिस दिन क़यामत का दिन होता है, डे ऑफ जजमेंट होता है, उस दिन सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी ट्रेनिंग, आपका जज्बा और आपका पलटन और देश के प्रेम, वही आपको आगे जाने के लिए उकसाता है। तो मौत और जिंदगी में सिर्फ 800 गज का फर्क था और हमारे जियाए जंबाज उतावले थे कि कब HR आए और हम कुछ कर बिटे और करके दिखाए। ऐसी रात साहब दोनों तरफ से जज्बा भरपूर था। हमारे को थोड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ऊपर की पॉलिसी के कारण या क्या हुआ होगा, ऊपर से क्या हुक्म थे या टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं। तो जो भी हम दुश्मन के बारे में खबरें हासिल कर सके, वो पुरानी एयर फोटोज को इंटरप्रेट करके या अपनी तरफ रहे हुए ऑब्जर्वेशन से जो हमने स्केच बनाए और जो हमें दुश्मन के बारे में, उनकी हरकत के बारे में पता लगा, उसको देखते हुए हमने अपनी योजना लड़ाई की भाई। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हम सोचा इन्फॉर्मेशन काफी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, हमारा यह अटैक कामयाब होना चाहिए। तो ये थी साहब उस दिन की रात। दुश्मन बंकर में था। वो बंकर 2 मंजिल बंकर साहब, बंकर के ऊपर बंकर था। उसमें कोऑर्डिनेटेड मशीन गन, हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन और माइनफील्ड, कोऑर्डिनेटेड माइनफील्ड, एंटी एंड पर्सनल माइनफील्ड लाई हुई थी। बीच में माइनफील्ड में फ्रेगमेंटेड माइनफील्ड थी। और इतना ही नहीं, उसने माइनफील्ड के अंदर नेस्ट बनाए हुए जो कि MG, LMG की डेट के से ऑक्युपाई किए थे उन्हें, और नुकसान पहुंचाने के बाद वो डेट थे, उनको हुक्म था कि वो मेन फेंस के ऊपर फॉल बैक कर दें। हम ओपन में थे, जैसे एक सब अटैकर ओपन में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑड्स डिफेंडर के फेवर में कितने हैं और अटैकर के फेवर में कितने हैं। पर हमारे फेवर ये था, राह का अंधेरा हमारी फेवर में था, अटली फार बहुत दानक था हमारी तरफ से, और इतना अटली फार हमारे को अवेलेबल था कि मेरे पैर के नीचे से जमीन को मैंने हिता देखा, बरूद फटा का, और ऐसे लगा था जैसे कि मिनी अर्थक्वेक आया हुआ है। तो ये राजा साहब हो रहा था, और ये पता था कि या वो नहीं या हम नहीं। वो ये हुआ कि जब हमने सॉल्ट, मेरे राइट साइड में अल्फा करनी थी, हम बाएं तरफ सॉल्ट करनी थी। तो जैसे ही साहब हम आगे बढ़े, उस दिन तक तो जमीन खुश थी, पर जब 150-200 मीटर हम आगे बढ़े तो वहां पर काफी दलदल इलाका का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि
बांग्लादेश में ज्यादा पैडी फील्ड थी, वो चावल की खेती करते हैं, और चावल की खेती ताकि हालात वहां अच्छे नहीं थे, फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, और बीच बीच में वो काफी लोगों को डिस्टर्बेंस थी, जो गांव वाले खेती छोड़ के भगे हुए थे कहीं कहीं, तो काफी देर से वो खेती कटी नहीं थी, तो इसलिए खेती के ऊपर भी काफी घास आया हुआ था, नीचे नहीं था, और वो पानी कई एयरफील्ड फोटो से कई जगह पे दिख नहीं पा रहा था। जैसे ही हम सब आगे पहुंचे, सबसे पहले तो हमें माइन फील्ड्स को कन्फ्रंट करना पड़ा। तो जैसे माइन फील्ड को हमने कन्वर्ट किया, तो मेरे पास पानीपुर 2 की एक डिटैचमेंट थी, उसका एक लड़का, उसको हुक्म दिया तुम आगे जाओ और बेंगलोर टारगेट पे फायर करो। वो लड़का गुजराती लड़का था, मोस्ट प्रॉब्ली उसका नाम था गोयल भाई। वो आगे बढ़ साहब, सिर्फ 2 साल की सर्विस थी उसकी, 2 साल से कम, मेरे ख्याल 11-12 महीने का क्रूड था, अभी पलटन आया। वो आगे बढ़ साहब, उसने बेंगलोर टारगेट पे फायर किया और तार में गैप बनाया। जब उसने तार में से गैप बनाया, तो मेरे साथ जो है कंपनी हेडक्वार्टर के और वाली प्लूटून आदमी, हम गैप से आगे बढ़े। अभी तक दुश्मन ने फायर नहीं खोला, वो फायर होल्ड करके बैठे हुए थे, और इस टाइम में हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोई 1-2 ब्रश फायर होना शुरू हो गया, जिससे अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ऑपरेटर था, रेडियो ऑपरेटर, वो जख्मी हो गया। और जब मैंने मुझे देखा पीछे, तो मेरे हाथ में सिर्फ बात करने के लिए वो स्विच पड़ा हुआ, जिस कम्युनिकेशन के कहते हैं हैंडसेट, वो हाथ में है, और ऑपरेटर जख्मी पड़ा हुआ। उस टाइम में ये था कि आगे चलना है। तो जब हम तार में से निकल रहे थे, तो उस टाइम में मेरे बाएं तरफ से सिलेंडर आया पैर के ऊपर, पैर में सिलेंडर लगा, तो मैं देखा कि कोई बात नहीं, जोश बहुत था, दर्द नहीं हो रही उस टाइम। फिर आगे बढ़े साहब, इतनी देर में जैसे हम तकरीबन 300 गज से 250 गज दूर रह गए दुश्मन से, उन्होंने फायर शुरू कर दी साहब। जब फायर शुरू किया, तो काफी कोऑर्डिनेटेड डेडली फायर था। इससे पहले हमारी जो राइट साइड की प्लून थी, उसमें हमारे जो सूबेदार राज बहादुर साहब थे, अनफॉर्चुनेटली साहब, वो फ्रेगमेंटेशन लाइन से जख्मी हुए। वो जख्मी होते हुए भी उन्होंने अपनी प्लून को बोला कि आगे बढ़ो, साथ साथ कॉल करते रहे। जैसे क्रॉल करते रहे आगे, जब उनके रेंज में आए दुश्मन के बंकर, हैंड ग्रेनेड उन्हें दुश्मन के बंकर के ऊपर 2 बंकरों पर फेंका, और उसके बाद में उनको छाती के ऊपर ब्रश लगा, और उधर वीरती को प्राप्त हो गए। इस तरीके से जो मेरे साथ रेड प्लूटून थी, उसको कमांड करे थे नायब सूबेदार मोहम्मद नईम साहब। मोहम्मद नईम साहब इतने बहादुर जीसीओ थे कि सबसे पहले उनकी प्लून जो थी वो ऑब्जेक्टिव के पास पहुंची, उससे पहले उनको एक ब्रश लग चुका था। फिर भी वो क्रॉस करते हुए, जवानों को डॉट करते हुए आगे बढ़िए, और पूरा कमांड कंट्रोल हासिल करते हुए वो अपनी जगह में बने रहे। अब क्या हुआ, जब सुबह हुई, विड्रॉ करता हुआ आदमी, क्योंकि काफी हमने दुश्मन के ऊपर भी चोटें मार चुके थे, काफी उनकी नुकसान हो चुका था। तो उस टाइम क्या हुआ, दुश्मन जो विड्रॉ करते हुए आदमी जा थे, उन्होंने 2 आदमियों को शूट की। तीसरा विड्रॉल कर रहा आदमी था, वो वापस आया, उसने देखा कि साहब को गोली लगी हुई है, ब्रश लगा हुआ है, आप ये आखिरी सांस में है। उसने अपना माइंड चेक करके इनके साथ गुमगुत हो गया, और इन छाती के ऊपर 2 गोली और उन्हें मारी, ये वीरती को प्राप्त हो गया। साथ ही हमारा एक नायक उस जगह पढ़ ली, जब आप जमीन हुए तो नायक जगह पढ़ ली। नायक रहमानी साहब एलजी ले, उसका जो सेक्शन कमांडर था नकमादो, जब वो कर्ल्ड हुआ, तो इसने सेक्शन की मार ली। ये क्रॉल करता हुआ आगे क्रॉल करता हुआ गया, दुश्मन के बंकर के ऊपर से चार्ज किया 3 जवान के साथ, और जो उनका लूप होता है बंकर का, उससे ग्रेनेड फेंका, और 2 बंकर ने उड़ा। उसके बाद इसको ब्रश लगा, ये वीरती की प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से वो रात मैंने आपको बताया कि क़यामत की रात थी। एक आदमी को गोली लगती थी, दूसरा की जगह पकड़ लिया था, दूसरे को लगती थी तो तीसरा पकड़ लेता था। उस दिन हर एक जवान अपना कमांड था, हुक्म देने की जरूरत नहीं थी, उसको पता था इन्हें क्या करना। क्योंकि लड़ाई से पहले सिखलाई इस तरीके से थी हमारी पसंद की, हमारे जीओ कर्नल शमशेर साहब ने दी कि सब पता था अपने टास्क में क्या करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक जवान आप पर कमांड था, और एक जब गिरता था तो दूसरा उस जगह पर लेता था। तो सीधा साहब उस दिन का अंदाजा, और ये नहीं पता था कि सुबह तक क्या होगा। इतना पता था जो सामने है वो दुश्मन है, वो बच के नहीं आना चाहिए साहब, ये था। उसके बाद में क्या हुआ साहब, तो अभी तक मेरे को जब इधर लग चुकी तार साथ और एक सिलेंडर लग चुका था, तो पार मेरा भारी होने लगा, थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लगी। तो मेरे साथ मेरा जो कंपनी हेडक्वार्टर में जो थे हवलदार मेजर था, उन्होंने बोला साहब आपको पीछे ले जाते हैं। मैं नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हम लोग उधर अपना डटे। इसके बाद क्या हुआ कि साहब जब सुबह टाइम आया, तकरीबन अर्ली मॉर्निंग, मेरे रात 3:30 चक्का के उधर तो जल्दी 5 बजे सूरज नहीं आता है इस पाकिस्तान में। जब 3:30-4 बजे टाइम आया, उस टाइम में फिर उनकी शेलिंग शुरू हो गई।
जब फैलिंग शुरू हुई तो उस टाइम में मेरे को इधर बाएं तरफ और छाती स्प्लिंटर का भगवान दे आई थी। मैंने जागरी पहनी हुई थी और मेरे पास नोटबुक थी, जो कंपनी कमांडर की नोटबुक। उसका जो जेल थी, उसका जो कब था, जब हम कोर्स पे जाते थे तो उस टाइम में स्टील के कवर मिले थे, उसके अंदर पेपर डाल देते थे और वो मैंने अपने डांगे में पहना हुआ था। वो जो मेरे को स्प्लिंटर लगा, गोली लगी मेरे को, स्प्लिंटर लगा, वो उसके थ्रू गया और शायद हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया। जब मैं फील्ड हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरे सर्जन थे, उन्होंने बताया कि साहब स्प्लिंटर निकाल दिखा मेरे को कि बहुत लकी हो, अगर स्प्लिंटर थोड़ा सा भी और एक सुई की नोक की तरफ भी नीचे चले जाता तो आप शायद तक पहुंच। तो ऊपर रखने वाले भी हुआ है, तो पता नहीं कि दोनों की थी आशीर्वाद था, आप लोगों का, पतन का, माँ बाप का आशीर्वाद था कि हम उस स्प्लिंटर जो था वो नीचे तक नहीं गया। फिर अब ये हुआ कि जो पाकिस्तानी थे वो थे साहब बंगर्स में, और बंगर्स में पाकिस्तानी साहब थे तो उनके साथ गुत्था शुरू हो गई लड़ाई। जहां से फायर आया हमारे जवान ऊपर ही बढ़े, और आप ये समझे कि जैसे दो गुट्टों में लड़ाई होती है, जो चीज हाथ में आए, बाट आया हाथ में बाट, स्पेयर बैरल हाथ में आया स्पेयर बैरल, और घुसे मुके जो भी हाथ में आया उस हमको लड़ाई हुई। उससे हम काफी उन जनों का नुकसान किया और हमारे जवानों का नुकसान हुआ, और उतना नहीं। अब क्या हुआ, जब मार्च शुरू कर गई हो उन्होंने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया। जब उन्होंने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया तो सुबह हो चुकी थी, पर अभी भी उनकी जो एचएमजी थी, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जो उनकी एचएमजी थी और हिल के चारों तरफ जो उन्हें ऑटोमेटिक फायर लगे हुए थे, वो अपनी जगह ही छोड़ी उन्होंने। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो था, जो पोजिशन खड़े हुए थे कई जवान, वो छोटी छोटी टोलियों में गए और आपस में कम्युनिकेशन नहीं रही। तो 5-7 जवान थे, उन्होंने समझा शायद हम ही इधर हैं, बाकी समझा हम ही इधर हैं, पर आप अपना लड़ाई जारी रखी। फिर क्या हुआ, रात के टाइम में करीबन 3:30-4 बजे, 3 बजे 3:30 बजे रिइंफोर्समेंट हमारी कंपनी, उसका कमांडर थे कैप्टन मेजर के राव, वो आए, साथ में उनके कंपनी ऑफिसर थे कैप्टन एस शर्मा। उन्होंने अटैक किया। जैसे उन्होंने अटैक किया तो के राव साहब को शुरू में ही जैसे वो आए, बस लगा ऑटोमेटिक। जब उनको रस लगा तो उनके साइड में 2-4 जवान थे, उन्होंने उसको डालने की कोशिश, मेरे मत छेड़ो, आप अपना काम करते हैं जो आपको हुक्म मिला। वो बरस लगते हुए भी, चोट आए हुए भी आगे बढ़ते रहे। इतनी देर में साहब जो शर्मा साहब थे, शर्मा साहब की कंपनी जो थी, वो प्लटून थी, वो फाके नीचे गई, और उस टाइम में शर्मा साहब की प्लटून थी बहुत भारी के साथ वो लड़ साहब, काफी दुश्मन 10-12 जवानों को उन्होंने कम किया और गुत्था लाई में रह गए। पर उस टाइम में ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ। किस जगह पे हम थे, दूसरी जगह में हम थे, बीच में उनके 2-3 जवान थे। सिचुएशन इतनी अनसर्टेन थी कि पता नहीं लगा था एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो ये कहानी थी दूसरा। कैप्टन विष्णु शर्मा साहब ने आती इसलिए मंगाया ऊपर कि उनके ऊपर उन्होंने काफी नुकसान कर दिया, तो जो मुरापरा की डेप्थ लोकेलिटी में उनके जवान रखे हुए, उन्होंने काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। जब उनके ऊपर काउंटर अटैक किया तो अब तक विष्णु शर्मा साहब का काफी नुकसान हो चुका था, उनके स्ट्रेंथ कम हो गई प्लटून की। तो उनके यही चाह रहा कि अपनी आर्टी सपोर्ट का फायर मांगा जाए। तो जब उन्होंने अपने पर फायर इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम मरेंगे अगर तो दुश्मन को भी लेके मरेंगे। उस टाइम में आपको ये नहीं था दिल में अपनी सेफ्टी का, आप ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दुश्मन का नुकसान करते हैं। तो जब इन्फेंट्री में जो सिचुएशन फ्लूइड होती है, आपको ये नहीं पता होता कि आपके जवान की फोल्ड लाइन कौन सी है, दुश्मन के जवान की फोल्ड लाइन कौन सी है। तो काफी ऐसी उदाहरण हैं जब आपने ही ऊपर लोगों ने फायर करवाया। तो विष्णु साहब ने वही कार्रवाई मेरे हिसाब से देश होते हुए की होगी, उनको वीर चक्र मिला इस सेकंड में। सब राम उग्र पांडे एक बहुत बहादुर एनसी थे, उनकी बहादुरी को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको वहां वीर चक्र प्राप्त हुआ। जब वो कंपनी में उनके प्लेटून कमांडर साहब एन गुप्ता साहब वो शहादत आ गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके कंपनी कमांडर साहब मेजर एस मंजरेकर साहब वीरगति को प्राप्त कर गए। तो उस टाइम में जो इनके सेक्शन कमांडर थे राम पांडे के, वो कैजुअलिटी हो गए साहब, वो भी वीरगति को प्राप्त करे। तो राम उग्र पांडे साहब ने सेक्शन की कमांड खुद ले ली। मुश्किल से उनकी सर्विस हुई 5 साल। तो उन्होंने सेक्शन कमांड खुद लेते हुए आपने एलएमजी ग्रुप को बोला आप बाएं से बढ़े, और राइफल ग्रुप को देने से लेके दुश्मन के बंकर के साथ क्रॉस किया। जैसे ही पहला बंकर इनको आया, आपने राइफल ग्रुप था, उन्होंने उस पर धावा बोल दिया, और दुश्मन के 2 या 3 जवान उस रेंज के अंदर थे,
उनको इन्होंने बेट के साथ या क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन यूज करते हुए स्टिंग गन और या राइफल फायर के साथ नुकसान पहुंचाया। फिर आगे बढ़े, दूसरा बंकर, दूसरी ट्रेंच, इन रस्ते में ट्रेंच थी, उसका यही हाथ किया पहले किया। तीसरी जब और नजदीक जगह के ऊपर, तो उस टाइम में बंकर था, बंकर के अंदर फायर रहा था। राममुख पांडे साहब रॉकेट लॉन्च लेके कंधे पे लिया, रॉकेट लोड किया और बंकर के ऊपर फायर दिया। बंकर को उड़ाया, जैसे ही बंकर को आया साथ ही इनके ऊपर बरसाया। उधर बंकर उठा है और इधर ये खत्म हुआ। इस हादसे को देखते हुए आप उन महावीर में और उन याद से इधर राम विहार नोएडा में बनाया गया। सब ऐसे है, माइनफील्ड के ऊपर से जाना, वो भी इन्फेंट्री के लिए। इन्फेंट्री के जवान बूट पहना हुआ है, जैसे कोई उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई एंटी माइन शू नहीं होते, बने नहीं थे उस टाइम में, तो आपको ऊपर से गुजरना है। ये आपकी साहब, अगर आपकी लिखी हुई है तो आपका पैर उसके ऊपर आएगा, अगर नहीं लिखी हुई तो आपका पैर नहीं आएगा। अब क्या हुआ साहब, पाकिस्तान को काफी समय मिल चुका था, 8-9 महीने से वो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और विलेज में उन्होंने अपनी की डिफेंसेस बनाई हुई। जो घर थे उनको पिट बॉक्स में तब्दील किया हुआ था। और मोरा बंगाल में क्या होता है, हर घर में जैसे हमारा किचन गार्डन होता है, हर घर के एक छोटी सी खेती होती है सब्जी वगैरह या साग सब्जी उगाने के लिए, उनके पास फिशिंग पाउंड होता है। हर घर में छोटा छोटा तालाब होता है, उसमें फिश रखते हैं, वो मछली रखते हैं। और वो तालाब के चारों तरफ ऊंचा बंद बना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उस तालाब में इकट्ठा किया जाए। उन्होंने क्या किया हुआ, पाकिस्तान जो आर्मी थी, ये जो बंद नहीं हुए तालाब के ऊपर, इनको उन्होंने डिफेंस पर्पसेस के लिए कन्वर्ट किया हुआ, जिससे ये था कि उनके डिफेंसेस तो मेन पीछे ही, पर जो आगे का इलाका था जहां जहां ये पॉइंट थे, आगे घर थे, वो भी एरिया ऑलमोस्ट डिफेंसेस का हिस्सा बनाया हुआ था उन्होंने। तो इसलिए अटैकिंग ट्रूप का जो टास्क था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप एक बंकर खत्म करते थे, एक रेंज दूसरी रेंज में जाती, दूसरी करते तो आगे मॉल मिल जाता, चौथी करते तो आगे बंद मिल जाता। तो काफी ये मुश्किल टास्क था, पर हमारी पटन ने इसको कर गुजरे और अंत में मुरापा के ऊपर कब्जा किया और पाकिस्तान को वहां से खरीदा। दूसरा आपने पूछा है पानी के अंदर माइन कैसे लगाई थी साहब, उन्होंने क्या किया हुआ था, जो तो सूखी जगह थी वो तो माइन लगाई थी। मैंने आपको बोला ना, सारा एरिया बड़ी नहीं था, कई जगह छोटा सा पैच सूखा है, फिर बड़ी एरिया है, पानी है, दलदल है, मार्श है, फिर थोड़ा सा 20-25 का सूखा है, फिर 100 गज आगे वो है। तो जो सूखा एरिया था वहां पर तो उन्होंने माइन लगाई हुई थी, एंटी टैंक माइन, फ्रेगमेंटेशन माइन। और जो पानी वाला एरिया था वहां क्या किया था उन्होंने, वहां पर जो मिल्क टिन के डब्बे होते हैं उनके अंदर निकाल के हैंड ग्रेनेड डाले हुए थे, और जैसे ही आपको थोड़ा सा टच हुआ वो डब्बा उड़ जाता और हैंड ग्रेनेड आपके पैर में फट जाता। इसी तरीके से उन्होंने कई जगह के ऊपर फ्रेगमेंटेशन माइंस जो प्राइम करके टंगी हुई थी, कई जगह के ऊपर उन्होंने रैप करके पॉलिथीन में या और किसी चीज में रैप करके वाटरप्रूफ चीज में, उसमें भी पानी में भी डाली हुई थी, क्रिस्टल में रख डाली थी, ताकि अगर उसके ऊपर पैर पड़ता है तो फटे, कोई ना भी फटे, और अगर 10 से 6-7 भी फट जाए तो उसका मकसद हल होता है। तो ऐसी उन्हें तजवीज बना हुई थी। देखिए साहब, ऐसे है हिली की जो टेक्निकल इंपॉर्टेंस थी, पर्टिकुलरली खास करके विशेष तौर पे ये जो सिलीगुड़ी हिली ढाका एक्सिस, सिलीगुड़ी कूच बिहार ढाका एक्सिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिली एक ऐसा एरिया था जहां से हिली से लेकर ढाका तक क्लास 70 ऑल वेदर रोड था। अगर वो क्लास 70 ऑल वेदर रोड जिसके हाथ में आ जाए तो ट्रूप का खासकर बी व्हीकल्स और ए व्हीकल्स मूवमेंट आसान हो जाती। तो इसलिए इस महत्व को जानते हुए पाकिस्तान ने अपना पूरी जो उनकी इलीट फोर्सेस थी, जैसे बोला मैंने, उनका फ्रंट फोर्स उनको लगाया हुआ था। दूसरी इसकी अहमियत ये थी हिली की, इट वाज अ डोरवे टू ढाका। अगर आपने हिली ली तो ढाका के लिए दरवाजा खुल जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपना पूरा काम पाकिस्तान आर्मी ने हिली की ओर लगा हुआ था। तो अभी हिली कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों में था साहब, जिसमें 2/3 जो हिली है वो थी तकरीबन पाकिस्तान पास, और 1/3 जो एरिया था वो हमारे पास है इंडिया में। और बीच में से रेलवे लाइन डिवाइड करती थी। जो रेलवे लाइन की ईस्ट एरिया पड़ता था वो पाकिस्तान का और वेस्ट में इंडिया का पड़ता था। और उसके पास एक रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर ही एक बीओपी थी जिसको कहते थे वासुदेव बीओपी, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो दूसरा ये जो रेलवे लाइन थी ये डायरेक्ट ढाका जाती। तो इमेजिन करें हिली की टेक्निकल इंपॉर्टेंस। तो जिसके पास अगर रेलवे लाइन और रोड हो तो उस फौज का बिल्डअप एरिया और बिल्डअप आसान हो जाता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह उसका जो बंदोबस्ती एलिमेंट है उनको आसान हो जाता है।
तो ये हिल की इंपोर्टेंस था। देखिए सर, ऐसे है माई माइंड, मैं हो सकता है इसमें बिल्कुल एक्यूरेट ना हूं, तो ये जो फोर्थ फ्रंटियर फोर्स थी, ये फ्रंट फोर्स पाकिस्तान की या उस टाइम में तो इंडिया की थी। हमारे जो पुराने हमारे जनरल साहब, पुराने जनरल रॉय साहब पहले फ्रंटियर फोर्स में थे, कोई और बड़े कई अफसर हमारे पुराने जनरल साहब फ्रंटियर फोर्स में भी नौकरी करते, जैसे हमारे थर्ड गार्ड के सीओ साहब थे, मेजर जनरल जयशर, वो भी पहले फ्रंट फोर्स में, फिर थर्ड गार्ड और रिजर्व में आए। इसी तरीके से मानिक शाह साहब पहले फ्रंटियर फोर्स के थे, आजाद से पहले फ्रंटियर फोर्स के थे, और उसके बाद फिर बखाज में आए। तो इसलिए वो फ्रंटियर फोर्स को जानते थे और फ्रंटियर फोर्स उनको जानती। तो उन हिल की अहमियत जैसे मैं पहले आपको बताइए, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी जो सिलेक्टिव यूनिट थी वो हिली में लाई, क्योंकि अगर हिली दरवाजा खुल गया तो फिर ये भारतीय फौज सीधी ढाका जाकर रहेगी। फर्स्ट ट्रैक था, वो चाहते थे हम कामयाब ना हो, और हमारा इरादा ये था, हमारे सीओ साहब का, शमशेर सिंह साहब, बहुत दलेर अफसर साहब, जहां जहां जो था वहां वहां थे सब। हमारे जब फॉर्मिंग प्लेस थी, फॉर्मिंग अप प्लेस वो हुई है साहब कि जहां पर आप लोग एक तरतीब में खड़े हो जाते हैं, और मैंने बोला आप और दुश्मन के बीच में सिर्फ 800 गज का फर्क होता है, जिंदगी या मौत के बीच में सिर्फ 800 गज का फर्क, और वो रात क़यामत की रात थी। उस दिन ये जाबाज कमांडिंग अफसर फुल लाइट्स ऑन करके जीप में फॉर्मिंग अप प्लेस में आते हैं। मैंने कहा कि यार सीओ साहब इतना बड़ा टारगेट अपने आप पेश कर रहे हैं, लाइट लगी हुई है, उनके बॉम्ब आ सकता है। पर फिर मेरा जो सिलाई हुआ मेरा मकसद था, उसने बोला नहीं सीओ साहब, आप लोगों को बताना चाहते हैं, देखो बेटा मैं भी ये हूं, मैं लाइट की हुई दुश्मन देखो मेरे को, और हिम्मत है तुम्हें, मैं आ गया शमशेर सिंह ढेर, इतने बम है तुम्हारे पास, माइले मेरे ऊपर मारो, हिम्मत तो जो तुम करना चाहे करो, मेरे बजे आ जाए। अब इसे बाप पीछे नहीं रुक सके, हम फॉर्मिंग अप आ गए हैं, आगे ही जाए। तो ये तो साहब हमारे कमांडर थे। इसी तरीके से साहब एक नहीं, हमारे जितने यंग अफसर बबलिंग जोश, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक अफसर, एक एक जेसीयू साहब, एक मिसाल थे साहब। हमारी पढ़ने को सब 3 महावीर चक्र में इस लड़ाई में कमांड अफसर को मिला, राममुख पांडे साहब को मिला, शमशेर सिंह साहब, बहुत जाबाज अफसर साहब, अल्फा मनी में 2 बंकर उन्होंने साहब आए, और तीसरा बंकर जब उससे पहले उनको बस लगा और सुबह उनका लाश उठाई गई, उनकी डेड बॉडी, तो अभी भी हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ था, और इस मुद्रा में कि ग्रेनेड फेंकेंगे मुद्रा में थे, और प्राण निकल गए, और हाथ जम गया, ग्रेनेड हाथ में रह गया। ऐसे ऐसे अफसर थे। ग्लैडिएटर साहब, उस टाइम में ये था कि देश ने ये मांगा कि हमें थोड़ा सा बड़ा देश दे दीजिए। उस टाइम में सोच ये थी कि फ्यूजी आ गए थे, इंडिया की इकोनॉमी बहुत पुअर थी, हम उनका भार नहीं झेल पाए थे, तो काफी मीडिया में और प्रेस में ये आया था कि भैया बांग्लादेश तो शायद इस पाकिस्तान तो पूरा ना ले पाए, पर अगर थोड़ा सा इलाका मिल जाए मुफ्ती बैंक को और फ्रेंडली फोर्सेज उनकी हेल्प करके जो रिफ्यूजी आए वापस चले जाए। क्या मांगा साहब? संजीवनी बूटी, और भारतीय सेना क्या आई, पूरा पहाड़ के आगे बूटा मंगा था, लिमिटेड एरिया, और पूरा बांग्लादेश भारतीय सेना ने दे के गोली में डाल दिया। ये साहब हमारे कमांडर, ये है हमारे जवान, जेसीओ और हमारे अफसर, सबके साथ सो साहब ज्यादा 11 से 12 नौकरी थी। हमारे टूर साहब में चौधरी साहब, उनकी बहुत बहादुर अफसर, उनकी ज्यादा 9 या 10 की नौकरी, हम लोगों की 1.5-2 साल नौकरी थी सारी। मजेकर साहब की होगी तो 2-2.5 साल, समरा साहब की होगी 2.5 साल, 1.5 साल, और पंडित गुप्ता साहब की 11 महीने थी, विष्णु शर्मा साहब की होगी 2.25 साल, 2 साल नौकरी। तो यह अफसर साहब मौत से निरार, पता नहीं मौत क्या होती है, का गुजरने का जज्बा था। बाकी आप सामने साहब पूरा इतिहास आपके सामने है, इसे ज्यादा क्या कह सकते हैं।